हाँ जी। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा। फिर से आता हूँ मैं वही पेज पर जो स्टार्टिंग में करा था। आपने देखा पूरा चैप्टर प्रकाश, है ना। लाइट, क्या लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। सबसे पहले जो आपने देखा वो देखा कि प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं, परावर्तन की परिभाषा देखी और उसके नियम देखे, है ना। उसके बाद आपने देखा दर्पण, दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा था दो प्रकार के मेनली होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। और गोली दर्पण फिर से दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना। उसके बाद दर्पण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं भी देखी थी यहाँ पर, जैसे कि मुख्य फोकस की, मुख्य अक्ष की, ध्रुव की, द्वारक की, और क्या देखी थी, मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष। हाँ ठीक है, इतनी डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद देखा था आपने चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है, उसमें 4 पॉइंट देखे थे। वस्तु बाईं ओर स्थित मानी जाती है, प्रकाश किरणें बाएं से दाईं ओर आपतित होती हैं, या फिर प्रकाश की दिशा में नापी गई सारी दूरियां जो है वो धनात्मक होती हैं, उसके विपरीत दिशा में नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष की लंबवत ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक होती है, नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। ये चिन्ह परिपाटी देखी थी अपन ने। इसके बाद देखा था अपन ने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो वो आया था आर इक्वल टू 2 है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये वाला संबंध देखा था हमने। फिर संबंध के बाद जो है वो हमने दर्पणों के लिए प्रतिबिंब भी देखे थे। दर्पणों में जैसे अवतल दर्पण के लिए 6 प्रतिबिंब देखे थे। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति होती है वो 6 जगह पर रखी जा सकती है, 6 तरह के प्रतिबिंब बना सकता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण कितने तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, 2 तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, उसके लिए 2 तरह की स्थितियां थी। वो सारी स्थितियों के बारे में चर्चा करी। और इन सभी का जो कंक्लूजन था, इन सभी से जो हमने सीखा उसको कहाँ अप्लाई किया, दर्पण सूत्र में अप्लाई किया। तो दर्पण सूत्र हमने आखिरी में करा। और दर्पण सूत्र के बाद छोटा सा एक टॉपिक देखा था आवर्धन का। तो अपन ने आवर्धन में देखा था कि आवर्धन जो है वो प्लस आता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, माइनस आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, माइनस आता है तो वास्तविक होता है, प्लस आता है तो आभासी होता है। ये बात अपन ने देख चुके थे, है ना। माइनस में क्या होता है, वास्तविक होता है, और प्लस में क्या होता है, आभासी। तो ये वाली चीज अपन ने आवर्धन में देखा। खैर ये सारी चीज अपन ने काय में देखी, परावर्तन वाले पोर्शन में। ये पूरा पोर्शन जो था इससे जुड़ा हुआ था, उसमें दर्पणों के उपयोग भी आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। आज क्वेश्चन देखेंगे अपन एनसीईआरटी के, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसका दूसरा पोर्शन जो देखा हमने, जो दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है वो अपवर्तन से स्टार्ट होता है, कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आपको उदाहरण लिया था मैंने, पेंसिल का झुकी हुई दिखाई देना, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। और फिर उसके बाद बहुत सारी फिनोमिना जैसे तारों का टिमटिमाना वगैरह जो है वो अपवर्तन के कारण हो रहा है। उसके बाद अपवर्तन की परिभाषा और उसके नियम देखे कि वो अपवर्तन की डेफिनेशन क्या है। तो वो कांच की सिल्ली द्वारा अपवर्तन के अपन ने जो है वो परिभाषित भी किया, उसके 2 तथ्य भी लिखे। फिर सघन विरल माध्यम क्या होता है वो देखा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश किरण तो क्या होता है, विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है। उसके 2 नियम भी देखे कि कौन कौन से अपवर्तन के नियम होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लेंस किसे बोलते हैं, तो लेंस किसे किसे बोलते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमको पता चला कि लेंस जो है वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, 2 ही प्रकार के लेंस हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। और होते तो थोड़े से ज्यादा हैं, समतल उत्तल भी होता है और समतल अवतल भी होता है। ये दो दो लेंस और होते हैं, लेकिन वो हमारे चैप्टर में नहीं है ना। उसके बाद देखा हमने चिन्ह परिपाटी किसे बोलते हैं। तो चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए देखी कि वही वही बात रहती है, इसके लिए भी 4 पॉइंट वही रहते हैं। बस अपन क्या करते हैं, इस साइड की सारी दूरियां प्रकाश की दिशा में नापी गई सारी दूरियां धनात्मक, प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक, ऊपर की ओर नापी गई सारी दूरियां धनात्मक, नीचे की ओर नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। आपने इसका बोला था कि डायग्राम पेश कर देना, मैं शायद भूल गया वो डायग्राम पेश करना, किसी ने याद भी दिलाया था, खुशी ने दिलाया था। खैर वो डाल देंगे अपन ग्रुप पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप बुक में भी देख सकते हो। उसके लिए हमने देखा लेंस के लिए प्रतिबिंब, जो अलग अलग लेंस तो हमने यहाँ पर देखे, 2 लेंस देखे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उसके लिए जो हमने प्रतिबिंब देखे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए 6 प्रतिबिंब की स्थितियां थी। उत्तल लेंस के लिए कितनी थी, 6। और अवतल लेंस के लिए केवल कितनी थी, 2। 6 और 2 का रेशो था यहाँ पर। उत्तल के लिए जो है वो 6 थी और अवतल के लिए जो है वो 2 थी, है ना। ये अपन ने देखा था। उसके बाद क्या, उसके बाद इन सभी का जो है वो हमने यूज करा क्या निकालने में, लेंस सूत्र निकालने में, है ना। जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u प्लस होता है यहाँ पर। और जो लेंस सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बस माइनस लग जाता है, लेकिन u आगे मत लिखिएगा, v आगे लिखिएगा, आदत डाल लो अभी से। 1/v प्लस 1/u, 1/v माइनस 1/u। अगर u इधर लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला गलत हो जाएगा। तो अपन ने लेंस सूत्र ड्राइव करा। उसके बाद आखिरी में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा लेंस की क्षमता का।
लेंस की क्षमता किसको बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस किसको बोलते हैं? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, 1/, फोकस दूरी काय में होना चाहिए? मीटर में। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व भी करे थे इसके, हालांकि मैं थोड़ा सा चेक करना भूल गया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, काम था थोड़ा सा, इसलिए नहीं कर पाया मैं चेक। लेकिन आज जहां तक जैसे टाइम मिलेगा मुझे निकाल के मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, है ना। ये हमने पूरा चैप्टर देखा था, ये लाइट के बारे में हमने ये सारी चीजें देखी थी। अब इसी के बेस पर जो है हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं तो वो बुक से करने वाले हैं। बुक खोलते हैं, आपके सामने बुक आती है, तो बुक में सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो है पेज नंबर, बुक का पता नहीं कौन सा है, लेकिन यहाँ पर तो पेज नंबर 197 लिखा हुआ है। देखो सबसे पहला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन जो है वो समझते जाएंगे जैसे 9th में करते थे अपन, है ना। केवल उसके आंसर देखते जाएंगे कि क्या हो सकते हैं, मैं बोलते जाऊंगा, आप आंसर जो है वो सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे बस, है ना। कुछ क्वेश्चन होंगे, आप भी सॉल्व करिएगा। पहला दिया हुआ अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अवतल, अगर ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में आता है, और एक बार आ चुका है, लास्ट ईयर आया था, इस साल नहीं आया, इसके पहले साल वाला में आया है। तो अवतल दर्पण बनाएंगे हम, यहाँ पर अवतल दर्पण बनाया हमने ये, इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है। अवतल दर्पण के लिए बोला है तो अवतल दर्पण बनाया, इसका मुख्य अक्ष बनाया यहाँ पर, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित करवा दी, और ये कहाँ से होकर गुजरेगी? इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो इसको हम बोल देंगे मुख्य फोकस। इसके लिए डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप? इसके लिए डेफिनेशन में लिखोगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, तथा इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है इसको डॉट डॉट लाइन से सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा सी, है ना। तो आप इन दोनों इस डायग्राम से बहुत अच्छे से परिचित हो। यहाँ पर इसका नाम दे दो आप प्रकाश किरण, इसको बाकायदा आप लिख सकते हो। तो मुख्य मुख्य फोकस की डेफिनेशन पूछी थी हमसे, ये पूछी थी, है ना। यहाँ पर इसको ध्रुव भी बनाओ बाकायदा, कोई चांस मत दो नंबर काटने का, यहाँ पर ध्रुव भी बनाओ बाकायदा, है ना। फिर उसके बाद क्या, फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, और ये डायग्राम बना दोगे, आपके 2 नंबर कंफर्म। अपन इस बारे में चर्चा कर भी चुके हैं कि मुख्य फोकस की डेफिनेशन जो है वो आपके पास स्लाइड में ही मैंने दिखवाई थी, उसको दिया भी था आपको। अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। कौन सा गोली दर्पण है वो हमको नहीं बोला है, कोई सा गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी पूछी हुई है। एक बार फिर से आते हैं स्लाइड पे और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा हुआ है। हमसे पूछा हुआ है कोई गोली दर्पण है, मान लेता हूँ मैं वक्र, कोई गोली दर्पण ये है, अवतल दर्पण है, तो ये किसी ना किसी गोले का भाग होगा, ये गोला होगा, कोई ना कोई सा गोला होगा, है ना, वृत्त नहीं गोला होगा। और यहाँ पर जो है इसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है, बोले इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है। आर कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो एफ की वैल्यू फाइंड करना है, एफ इसका आधा होता है, एफ की वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं, हम दिया है लिखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, आर इक्वल्स टू कितना होता है? आर इक्वल्स टू 2f। आर कितना दिया हुआ है हमको? आर 20 दिया हुआ है, एफ निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो एफ, एफ इक्वल्स टू ये हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 बटे में चला जाएगा, तो मैं एफ इस साइड लिख ले रहा हूँ, एफ इक्वल्स टू 20/2, 20/2 यानी कि एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब वो सेंटीमीटर में दिया है इसलिए आगे सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है। 10 सेंटीमीटर आ गई। देख लो एक बार क्वेश्चन, आप कुछ गलती करी मैंने? 20 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या थी, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। लक्ष्मी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, 2 मिनट लक्ष्मी, मैं खोल रहा हूँ आपका माइक। हाँ लक्ष्मी। ये जरूरी है कि अवतल दर्पण लो, उत्तल नहीं ले सकते? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते, क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर नहीं बोला है उन्होंने गोली दर्पण है या एक गोली दर्पण बोला है बस, है ना। तो वो बिल्कुल आप ले सकते, गोली दर्पण बोला है तो वो कुछ भी दूरी बोला है ना तो माइनस में नहीं आएगी, बस इतना है ना। उसका क्या पूछा अपन से? इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी जो है, अगर आप सोच रहे हो कि उत्तल दर्पण है तो वो माइनस में आएगी, नहीं माइनस में नहीं आएगी, वो प्लस में ही आएगी।
ठीक है, दूरी हाँ। हमेशा प्लस में ही आती है, याद रखिएगा, साइंस में बहुत सारी जगह यूज होगा। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बना सकता है, पहले तो ये बताओ। मैं आपको जो है वो टाइम दे रहा हूं मैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए, सीधा जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा वो किस किस दर्पण से हमें सीधा प्रतिबिंब मिलता है। सीधा आप जानते हो, हम अगर चेहरा देख रहे हैं तो सामने सीधा बन रहा हो, कौन सा दर्पण जो है वो सीधा प्रतिबिंब बना सकता है? राहुल बघेल, सीधा प्रतिबिंब, क्या अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब नहीं बना सकता? क्या अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब नहीं बना सकता? क्या लगता है आपको? ऑडियो खोलूं आपके? चलिए बताइए, सभी के ऑडियो खुल चुके हैं। क्या भैया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आंसर भैया होगा, अवतल बिल्कुल। दर्पण अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब नहीं बना सकता क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। बना सकता है। हाँ बिल्कुल, बना स्लो सकता है। स्लो बोले। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित, आवर्धित मतलब समझते हो, आवर्धित मतलब कि बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना सके। पहली बात, सीधा प्रतिबिंब कहाँ का बनता है? देखो आप जो समतल दर्पण देखते हो, आपका चेहरा देखते हो जिसपे, वो भी सीधा प्रतिबिंब बना रहा होता है। आप उल्टे तो नहीं देखते ना प्रतिबिंब? नहीं। नहीं, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण सीधा बनाता है क्या? लेकिन बड़ा बनाता है वो, हमारा प्रतिबिंब से बड़ा बनाता है? नहीं। नहीं बनाता, तो समतल दर्पण इसका अवतल। नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, क्या अवतल दर्पण उसकी अवतल दर्पण जो है वो, उसकी कितनी, दो स्थितियां होती हैं, सॉरी 6 स्थितियां होती हैं। 6। 6 स्थितियों में कौन सी स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनाता है? छठवीं वाली में। छठवीं वाली में, बिल्कुल छठवीं वाली में बनाता है। क्या उसमें बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है वस्तु से? हाँ बिल्कुल बड़ा भैया। बनता है, बिल्कुल बड़ा बनता है, तो इसका एक आंसर अवतल हो सकता है। ठीक है, उत्तल उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब देखे आपने? उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब देखें? वो छोटे बनाते हैं। ये हाँ, ये दो स्थितियां थी उत्तल दर्पण की, आपके सामने बुक में है ना। प्रतिबिंब का आकार देखो, एक में बिंदु आकार बन रहा है, एक में वस्तु से छोटा बन रहा है ना, तो दोनों में ही छोटे बनाते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आवर्धित। अवतल। हाँ बिल्कुल, अवतल दर्पण इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, हम अपने वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृष्टि के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम जो साइड मिरर क्योंकि होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों देते हैं? पीछे का दिख सके इसलिए। पीछे का देख गाड़ी सकते आ हैं, रही। अवतल भी दिखा सकता है वो चीज अवतल भी दिखा सकता है। फिर उत्तल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल जो है वो सीमित क्षेत्र में ज्यादा बड़ा एरिया दिखा सकता है, बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने का समर्थन करता है। इसके जस्ट ऊपर आंसर लिखा हुआ है उत्तल दर्पण। ये दर्पण वाहन के पास साइड में लगे होते हैं, इनसे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसीलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। इस दृष्टि क्षेत्र इसका इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में समर्थ बनाते हैं। मतलब कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे ड्राइवर को पीछे का बहुत ज्यादा बड़ा एरिया दिख जाता है। अगर उत्तल दर्पण की जगह हम समतल दर्पण यूज करेंगे तो हमें उतना बड़ा पीछे का जो सीन है जो दिख जाता है वो उतना बड़ा नहीं दिख पाएगा जितना उत्तल दर्पण में दिखता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पश्च दृष्टि में या फिर साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बड़ा कोई नहीं पूछा जा सकता इसमें, है ना। ये वाला डायग्राम बोल रहा था मैं, चिन्ह परिपाटी का ये वाला डायग्राम है, ये अवतल दर्पण के लिए। ये अवतल दर्पण इन्होंने बनाया, इसको इन्होंने डैश डैश करने की जगह गाढ़ा कर दिया है ना, इसकी बाउंड्री जो पॉलिश करी हुई है उसको गाढ़ा कर दिया है। फिर उसके बाद दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, ये वस्तु हो गई। ऊंचाई ऊपर की ओर धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा इस साइड है, बिंब बाईं ओर, बिंब यानी कि वस्तु बाईं ओर,
ऊंचाई नीचे की ओर ऋणात्मक, और इसको दे दिया दर्पण, दर्पण को नाम दे दिया MPN, एक्स और एक्स डैश लिख दिया, इसको P लिख दिया, वस्तु को AB लिख दिया, खत्म। नीचे बाकायदा लिखा हो, ये तरीका बिल्कुल सही है, आपको भी डायग्राम के नीचे ऐसे लिखना चाहिए जो भी डायग्राम बनाया है आपने। चित्र गोली दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, है ना। तो ये सारे 5 पॉइंट इसमें भी लिखे हुए हैं जो आपको बताया गया है, मैंने सरल लैंग्वेज में बताया था थोड़े से, ये कठिन लैंग्वेज में लिखे हुए थोड़े से, है ना। अब जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्या दिए हुए हैं, इसके पेज नंबर जो है वो, बुक का पेज नंबर जो है वो है 187 188, है ना। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आप देखो लक्ष्मी, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट उत्तल दर्पण बोल दिया। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी निकाल लो। फोकस दूरी कितनी आएगी, 32 की फॉर्मूले से निकाल लो। 32 का आधा कितना होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। हाँ लक्ष्मी। ये वो धोखे से हो गया था, 12 16 कर रही थी। ठीक, तो इसकी इसका आंसर कितना जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, एफ इक्वल्स टू 2r, वही सॉरी आर इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। अपने पास पता है वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन कितना अच्छा सा है, कोई अवतल दर्पण दिया हुआ है, उसके सामने कोई 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई कोई वस्तु है, और उसका बिंब का वो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। तो बताओ प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं बाकायदा। मैं आपको इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं और आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, है ना। कोई अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई। मैं अवतल दर्पण बना लूं पहले, तो ये मैंने अवतल दर्पण बना लिया, पॉलिश कर दी उसके पीछे। इसके इस साइड वाला भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अब इसका मुख्य अक्ष बना लिया एक, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष कहाँ से जा रहा होगा, ध्रुव से जा रहा होगा। फिर उसके बाद इसका फोकस बिंदु जो है वो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, और इसके जस्ट दुगनी दूरी पर क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, सी और एफ लिख दिया इसका नाम। ये वाले पॉइंट को पी लिख दिया। जितनी बार आप बनाओगे ना उतनी बार जो है वो क्लियरिटी आती आएगी दिमाग में, दिमाग खुलता चला जाएगा। अब कोई वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, हमें नहीं मालूम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है इसकी, वो कितना है, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कितनी दूरी पर, वक्रता त्रिज्या कुछ नहीं मालूम हमें। हमें तो बोल दिया वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, हो सकता है वो यहाँ पर रखी, हो सकता है यहाँ रखी हो, कहीं पर भी रखी हो सकती है। अभी मैं मान ले रहा हूँ सी और एफ को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अभी मुझे नहीं मालूम है सी और एफ, मैं केवल क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर ध्रुव ले रहा हूँ, और मान लिया कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। तो ये मैंने वस्तु रख ली, है ना। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को नाम दे दिया मैंने ए और बी। कितनी दूरी पर रखी हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं ये क्या कर रहा है, इसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है। इसका प्रतिबिंब यहाँ नीचे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो यहीं कहीं बन रहा होगा, और 3 गुना बड़ा बन रहा है, इसका प्रतिबिंब जो है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो बोले बताओ इसकी दूरी कितनी है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है, ये ज्ञात करने को बोला है आपको। इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला पता है, इसके लिए एक आपको पता है आवर्धन का फॉर्मूला। आवर्धन बराबर से होता है m बराबर से होता है, m बराबर से होता है माइनस v अपॉन यू। एच डैश अपॉन एक्स तो होता ही है, एक ये वाला भी होता है ना, m बराबर से माइनस v अपॉन यू। 3 गुना प्रतिबिंब बना रहा है ना, 3 गुना लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 गुना। 3 गुना मतलब क्या हो जाएगा, आवर्धन का मान कितना है, 3 है। आवर्धन का मान कितना है, 3 है। अच्छा एक और बात, आवर्धन जो है वो वास्तविक है, वास्तविक। m का मान काय में आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन वो माइनस अपन इधर ही लिखेंगे, मतलब माइनस लिखेंगे नहीं, -3 नहीं लिखेंगे, माइनस यहाँ पर अपन ने लगा दिया है ना, वो काफी है। माइनस लिखेंगे। v की वैल्यू हमको फाइंड करना है, नहीं पता हुआ है, v लिख दिया। u की वैल्यू जो है वो, u की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10 है, तो 10 लिख देते हैं। 10 का है, माइनस का है, माइनस का 10 लगाया। अब ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो माइनस का लगाना पड़ेगा आपको। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इधर जाएगा, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, है कि माइनस के 30 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन समझ में आया? आवर्धन देखो ऊपर साफ लिखा हुआ है उन्होंने, आवर्धन है वास्तविक प्रतिबिंब। आवर्धन m की वैल्यू कितनी दी हुई है? -3 दी हुई है, ध्यान रखें। m की वैल्यू कितनी दी हुई है? -3 दी हुई है। तो क्या करेंगे अपन, एक बार फिर से समझो इसको। हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे पूरा, दिया क्या क्या है, हमको तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। दिया क्या क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु इस साइड है ना, इसलिए u की वैल्यू काय में आएगी? माइनस में आएगी। इस साइड है, दर्पण की इस साइड होती तो प्लस में आती, इस साइड है इसलिए माइनस में आएगी। तो दिया है लिखेंगे कि यहाँ पर जो दर्पण की दूरी है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। दिया है करके लिखेंगे हम, u बराबर से कितना दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखा हुआ आवर्धन जो है वो 3 गुना बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो आवर्धन का मान दिया हुआ है कितना? -3। कुछ सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखेंगे, आवर्धन की इकाई नहीं होती है कुछ भी। ज्ञात करना है, v की वैल्यू ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको आवर्धन का पता है, m इक्वल्स टू -v/u, -v/u। m कितना है अपन ने दिया है, में लिखा है -3। माइनस v की वैल्यू फाइंड करना है, u की वैल्यू कितनी है? -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 10 इधर जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v इक्वल्स हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर लगाना जरूरी है, क्योंकि v क्या दिखाता है? प्रतिबिंब तक की दूरी। दूरी का में मान रहे हैं अपन सेंटीमीटर में। इसमें किसी को दिक्कत, यही अपना आंसर है। v कितनी दूरी पे बनेगा? 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। इधर से ध्रुव से लेकर कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? लिखेंगे हम 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है? माइनस चिन्ह दिखा रहा है कि वो विपरीत दिशा में बन रहा है, वस्तु के विपरीत दिशा में बन रहा है, या दर्पण की विपरीत दिशा में बन रहा है, या प्रकाश की विपरीत दिशा में बन रहा है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो सिंपल सा सवाल था, कोई ज्यादा टफ नहीं था उसमें। केवल हमने जो है वो दिया है लिखा, क्या क्या दिया है, और फॉर्मूला लगा दिया आवर्धन का, m बराबर से -v/u। m की वैल्यू -3 थी। खैर अब आ जाते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे अपने, मतलब अगले पोर्शन वाले क्वेश्चन पे। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा पेज नंबर 194। अब देखो, हाँ ये अपवर्तन वाले क्वेश्चन है अब, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपवर्तन के फिनोमिना में लगना पड़ेगा। खैर देखो, यहाँ वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण, कोई प्रकाश किरण है, वो कहाँ गमन कर रही है? वायु में गमन कर रही है। किसी एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? वायु से काय में आ रही है? जल में आ रही है। कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में आ रही है? विरल से सघन में आ रही है। आपको बताना है वो अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बताइए, चैट में लिखिए, अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी, बताइए। अपन देख चुके हैं अपवर्तन में, बहुत अच्छे से देखा था अपन ने। अब लिखिए, आप चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, वो अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ में नहीं आया हो तो फिर बता दे रहा हूं मैं। यहाँ पर जो है वो पानी भरा हुआ है, प्रकाश किरण आई, वायु से तिरछी प्रवेश करी, यहाँ से ऐसी आई प्रकाश किरण। आपको बताना है यहाँ पर ये अभिलंब होगा, आपको बताना है कैसी जाएगी। इसको बोलेंगे अभिलंब से दूर हट जाएगी या फिर अभिलंब के नजदीक आ जाएगी। इसको जाना ऐसा चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधी सीधी नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा? बताइए, यहाँ कैसी जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी? बताओ। ये ऊपर वायु है, नीचे जल है, आपको बस ये लिखना है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दो आंसर आए बस। अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। 3 आंसर हो गए। भूमि सही हो, आप प्रिंस बिल्कुल सही हो, मिश्रा जी आप भी सही हो। और कोई है बच्चे? झुक जाएगी, आशिफा सही है बिल्कुल। आप लक्ष्मी, लक्ष्मी ने लिख दिया झूल जाएगी। आज सही है, झूल जाएगी वो। लक्ष्मी झूल नहीं जाएगी, झुक जाएगी। चलो ठीक है, मैं समझ गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, चलता है ना। तो वो अभिलंब से झुक, अभिलंब की ओर झुक जाएगी बेटा। अपन ने ये देखा था, जब कोई प्रकाश किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और इसके जस्ट विपरीत क्या होता है, जब वो विरल से सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से कैसी हो जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ये विरल से कहाँ आई, सघन में आई, इसलिए अविलंब की ओर झुक जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद अगर बाहर निकल रही होगी वो, तो कैसी हो जाएगी, वो अविलंब ऐसा रहेगा, अविलंब ऐसा रहेगा, वो अविलंब की ओर झुकने की जगह ऐसी हो जाएगी फिर, है ना, ऐसे निकल रही होगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। कब, जब वो सघन से विरल में आ रही होगी। ये चीज अपन अपवर्तन में देख चुके हैं, इसको बार बार इतना ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखो, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है और उस कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 1.50 अपवर्तनांक के कांच का प्रकाश जो है वायु से काय में प्रवेश कर रहा है, कांच में प्रवेश कर रहा है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें के क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था, है ना, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करके, ताकि आपको समझ में आए, है ना। मैं वापस जाता हूँ स्क्रीन पर अपनी, और स्क्रीन पर ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। वाह, चलो ये अपन क्वेश्चन एक बार देख चुके हैं। अपन को क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रकाश की चाल मत दी हुई है, निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो मान लिया अपन ने v1 है, v1 इक्वल टू दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लिखना जरूरी है ना, आप ms-1 भी लिख सकते हो इसको, मीटर पर सेकंड को 9th क्लास में पढ़ा है आपने। फिर उसके बाद आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक मतलब कि n21 दिया हुआ है, n21 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 1.50 दिया हुआ है, 1.50 दिया हुआ है। हमसे बोला है v2 फाइंड करो, v2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो अपन एक वो फॉर्मूला जानते हैं ना, जब अपन ने अपवर्तनांक पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश, मतलब पहले माध्यम क्या हो जाएगा, निर्वात, निर्वात या वायु, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय कांच में प्रकाश की चाल, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n21, मतलब कि अपवर्तनांक n21, है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, v1 हमको दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 8, मैंने हिंदी में नहीं लिखा, घबराना नहीं, वन हिंदी में भी वही है। v1 को क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय, नीचे अपन को दूसरा माध्यम क्या दिया हुआ है, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल मैंने वायु में लिख ली, कांच में हमको ज्ञात करना है तो v2 लिख लिया, इक्वल्स टू n21 कितना दिया हुआ है, 1.50, 1.50। इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ तो v2 इधर चला जाएगा और 1.50 इधर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸। आप लोग रफ कॉपी निकाल लीजिए और सॉल्व करिए, रफ कॉपी निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1.50 है ये, 1.50 इक्वल्स टू v2। देखो ये 1.5 है, ये 3 है, 3 का आधा करो तो कितना होता है, 1.5 होता है ना, तो 1.5 दूनी 3, खत्म, आंसर आ गया। कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना इजी था, कुछ भी नहीं था उस न्यूमेरिकल में, बस आपको फॉर्मूला, अपवर्तनांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिल्कुल सही, हाँ प्रिंस सही है, MP नहीं MS, है ना, मीटर पर सेकंड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे आंसर लिख रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करो लिखने की। फिर उसके बाद दिया हुआ है, सारणी में अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम घनत्व के माध्यम को प्रकाशित कीजिए। सारणी देखते हैं 10.3, सारणी दी हुई है यहाँ पर हमको, ये बोला है सबसे कम घनत्व किसका है, मतलब सबसे कम अपवर्तनांक किसका, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, वायु का है, सबसे ज्यादा किसका है, हीरे का है। बस इतना सा क्वेश्चन था। हीरे का कितना है, 2.42, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, और वायु का कितना होता है, 1.0003, है ना। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल, जल दिए गए हैं, इसमें से किसमें प्रकाश सबसे तेज अधिक तीव्र गति से चलेगा, सारणी में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करो। तो बोला है 3 चीजें दी हुई है, केरोसिन, तारपीन का तेल और जल, केरोसिन, तारपीन का तेल, और बोला है प्रकाश किसमें ज्यादा तेज चलेगा,
मतलब ये है कि किसका अगर घनत्व ज्यादा होगा या फिर अपवर्तनांक ज्यादा होगा, मैं बोलूं, तो प्रकाश को चलने में उतनी ज्यादा कठिनाई होने वाली है। आप खुद देख लो यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक जो है वो 1 है, तो जब अपवर्तनांक कम है तो वायु आसानी से ट्रेवल करेगी, तीव्र गति से ट्रेवल करेगी। और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो उसको जाने में दिक्कत होगी, घनत्व उसका ज्यादा है तो घुसने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उसके कण पास पास है तो घुसने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो हमसे 3 चीजें बोली हुई है, एक तो बोला है जल, ये वाला जल, दूसरा बोला है केरोसिन, और तीसरा बोला है तारपीन का तेल। तो देखो जल का अपवर्तनांक कितना है 1.33, केरोसिन का 1.44 और तारपीन का 1.47। सबसे कम किसका है तीनों में? जल का है। सबसे आसानी से प्रकाश किस में ट्रेवल करेगा? जल में ट्रेवल करेगा, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद केरोसिन में करेगा, उसके बाद तारपीन में सबसे ज्यादा मुश्किल करेगा। इन तीन चीजों के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको उटपटांग तरीके से बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, बोल दिया कि तीन कोई से भी जो है वो पदार्थों के नाम उनके अपवर्तनांक लिख दिए, और आपसे क्वेश्चन में लिख दिया कि आप हमें ये बताओ कि इनमें से सबसे धीमी गति किसमें होगी। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रकाश धीमी गति से ट्रेवल करेगा। आपको पता है मेरे ख्याल से ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। क्या बताई है? मैंने आपको बताया है कि जब अपवर्तनांक ज्यादा होता है, किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, घनत्व अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। घनत्व ज्यादा होगा तो वस्तु को उसमें ट्रेवल करने में कठिनाई होगी। ये मान लीजिए पानी की बोतल है, इसमें पानी अगर नहीं भरा हुआ तो प्रकाश क्या करेगा? इस बोतल में से जाएगा और आर पार निकल जाएगा। लेकिन पानी भर गया तो पहले हवा थी, इसमें हवा थी तो उसका घनत्व कम था। अब पानी आ गया जो कि द्रव है, उसका घनत्व ज्यादा हो गया, मतलब अपवर्तनांक भी ज्यादा हो गया। अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उसको ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, उसको जो है वो ज्यादा घनत्व वाली चीज में ट्रेवल करने में दिक्कत होती है। मतलब क्या होगा? अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसको ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, और अपवर्तनांक कम है तो आसानी से ट्रेवल कर जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, केवल एक ही तरह के क्वेश्चन पे ना पड़े रहे आप लोग, है ना। उसको थोड़ा सा मर्जी से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगला दिया हुआ है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय? ये क्वेश्चन बहुत शानदार है ना। हालांकि छोटा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। किसी ने बोल दिया भैया हीरे का अपवर्तनांक, आप खुद ही बोल रहे हो, टेबल में जो देखा आपने, टेबल में लिखा हुआ है हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है, सबसे ज्यादा है वो हीरे में। तो बोले इस कथन का मतलब क्या है? अपवर्तनांक अगर 2.42 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, मैं आपको स्लाइड पर लेके जाता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि हम हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ है यहाँ पर, हीरे का अपवर्तनांक N21 दिया हुआ है, N21 कितना दिया हुआ है? 2.42। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है इसलिए हमने इकाई नहीं लिखी हुई है। और अच्छा, उसका कितना होता है? वायु का कितना? ये किसका है? हीरे का है। वायु का कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.00। मैं केवल 1.0 लिख लूं, आप लोग 0003 लगा लेना, मैं 1.0 लिख रहा हूँ। इसका मतलब है 1। इसका मतलब मालूम क्या हुआ? हीरे का मतलब, हीरे का ज्यादा है अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या हुआ? जितनी स्पीड से वायु इसमें ट्रेवल करेगी, सॉरी, जितनी स्पीड से प्रकाश वायु में ट्रेवल करेगा उससे 2.42 गुना कम स्पीड से हीरे में ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करना समझते हो? गति करना। मान लीजिए यहाँ एक डब्बा है जिसमें वायु भरी हुई है, इसमें इसकी गति जो है वो कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या थी? इस डब्बे में वायु थी। एक और डब्बा है आपके पास जिसमें क्या भरा हुआ है? हीरा भरा हुआ है, हीरा है पूरा। अब इसमें यदि प्रकाश ट्रेवल कर रहा है ना, यदि इधर से इधर जा रहा है, इसमें भी प्रकाश ट्रेवल कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इसकी स्पीड जो हो जाएगी ना वो कम हो जाएगी। कितने गुना कम हो जाएगी? 2.42 गुना कम हो जाएगी। मतलब 3 × 10⁸ में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 3 × 10⁸ में आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितना? 2.42 का। मतलब जाहिर सी बात है इसका डिवाइड कर दूंगा, यदि मैं 3 में 2 का भाग दे दूंगा तो कुछ 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, वो आ जाएगा। मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? लाइट की कम हो जाएगी। कितने गुना कम होगी? 2.42 गुना कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। किसी भी केवल हीरे का नहीं, हीरे में अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो आप बिल्कुल ऐसा बोल रहे हो कि जो हीरे में प्रकाश की चाल होगी वो वायु में प्रकाश की चाल की 2.42 गुना कम हो जाएगी, है ना। बिल्कुल आप ऐसा बोलोगे। अच्छा, केवल हीरे के विषय में नहीं, और भी विषय हैं। जैसे आप यहाँ पर बात करो, नीलम की बात करो। नीलम एक जो है वो होती है पहनने वाला, जैसे अपन रूबी माणिक्य होता है ना,
नीलम भी जो है वो एक पत्थर होता है नीले कलर का, वो पहने जाते हैं पहने मतलब अंगूठी के रूप में पहने जाते हैं, आपने देखा होगा, वो सुना होगा बहुत बार। नीलम भी जो है वो उसका जो अपूर्णांक होता है 1.77 होता है। उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश की चाल नीलम में कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने गुना कम, हवा से कम हो जाएगी। कितने गुना कम हो जाएगी, 1.77 गुना कम हो जाएगी। अगर हम बात करें खनिज नमक, नमक में अगर हम बात करें, नमक में प्रकाश की चाल कितनी होगी, बोलेंगे हम वायु से कम हो जाएगी। कितने गुना कम हो जाएगी, 1.54 गुना कम हो जाएगी। तो ये इसका कथन का अभिप्राय क्या हो जाएगा, इस कथन का अभिप्राय हो जाएगा कि हीरे में प्रकाश की चाल जो है वो कम हो जाएगी। और कितने गुना कम हो जाएगी, 2.42 गुना कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। ज्यादा डीप में और परफेक्ट आंसर देखने के लिए बिल्कुल आप कॉपी को रेफरेंस ले सकते हो। अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अच्छा, अभी का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। अपन फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग, फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी। अब जहाँ तक है अभ्यास के क्वेश्चन, हाँ लेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन, लेंस से जुड़ा हुआ अब न्यूमेरिकल आएंगे शायद, वो देखते हैं। नहीं तो मेरे को 2 मिनट सभी को म्यूट कर लेने दीजिए। अभी अपन लेंस वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, अब लेंस पे आएंगे। लेंस की क्षमता हो गई, ये आ गया अगले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि कल ही अपन ने डिस्कस करा था, किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, है ना। किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करना था। एक डायऑप्टर किसको बोलते हैं, तो अपन ने कल ही देखा था अभी कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। 1/f होता है। और उसके बाद क्या देखा था अपन ने देखा था एक डायऑप्टर को भी देखा था कि क्या होता है एक डायऑप्टर। तो अपन ने पावर ऑफ लेंस कितना बोला था, P = बोला था 1/f, 1/f। और एक डायऑप्टर कब बोलेंगे, जब पावर ऑफ लेंस को किससे दर्शाते हैं, डायऑप्टर से दर्शाते हैं। एक डायऑप्टर कब होगा, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी। जब किसी फोकस दूरी किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, तब हम बोलेंगे कि उस लेंस की क्षमता कितनी है। उस लेंस की क्षमता जो है वो एक डायऑप्टर है ना। जब क्या होगा, जब इसका एक डायऑप्टर कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू 1/1 होगी, है ना। फिर उसके बाद जो है वो एक 1 मीटर जब उसकी वैल्यू होगी फोकस दूरी की, तब जाके हम बोलेंगे कि जो पावर ऑफ लेंस है, जो लेंस की क्षमता है, वो एक डायऑप्टर कब होगी, जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, है ना। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, अब आ गया न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल ज्ञात अपन को जो है वो सॉल्व करना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस सुई का कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ना। तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। ये आज का न्यूमेरिकल जो है वो, इसके बाद जो है वो आखिरी वाला देख लेते हैं। बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, देखना, बस थोड़ा सा आप ध्यान देते रहो। क्वेश्चन है आपका, एक बार स्क्रीन बड़ी कर लो थोड़ी सी। सिलेक्ट ऑल, खत्म, पेज। ये आ गया आपका न्यूमेरिकल। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। उत्तल लेंस की बात हो रही है, ना दर्पण की बात नहीं हो रही। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। मुख्य अक्ष इसका ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर जो है उसका प्रतिबिंब इतना दूरी पर बना रहा है, बस यही दिया हुआ है। कोई सुई है, यहाँ पर कोई सुई रखी हुई है, एक प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी और यहाँ से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक किरण से होकर जाएगी, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा 50 सेंटीमीटर। हाँ, उस उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, मतलब V दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर बना रहा है यदि प्रतिबिंब, तो वो V दिया हुआ है ना। हमको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, डायग्राम के साथ साथ अपन वो भी लिख लेते हैं। यहाँ बगल में लिख देता हूँ मैं। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पे बनाता है। V की वैल्यू दी हुई है कितनी, 50 सेंटीमीटर। अच्छा, V जो है वो इस साइड होगा ना, लेंस देखो आप, उत्तल लेंस जो है वो इस साइड होगा, इस साइड आ रहा है ना V, तो काय में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, लिख दिया मैंने। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, U की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। U की वैल्यू कहाँ फाइंड करना है।
यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का प्रतिबिंब है। अरे ये तो अपन भूल ही गए, ये वाला केस याद है आपको? याद है कि नहीं? प्रतिबिंब सेम साइज का कब बनता है? जब हम उत्तल लेंस की बात करें। वस्तु कहाँ रखना पड़ती है जब प्रतिबिंब साइज बने? इसमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बी दिया हुआ है, यू फाइंड करना है। आपसे क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बी प्लस में है 50। क्वेश्चन बोल रहे हैं लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब का साइज क्या है? उसी साइज का जिस साइज की क्या है वस्तु है। सेम साइज का प्रतिबिंब हमें कब मिलता है? सेम साइज का प्रतिबिंब हमें तब मिलता है जब वस्तु को हम 2f पर रखते हैं या फिर वक्रता केंद्र पर रखते हैं। याद हो आपको? तो यदि आप अगर इसको ऐसा करोगे, यहाँ पर ये प्रकाश किरण बनाओगे वस्तु का, अगर यहाँ पर इसका क्या रहेगा? मुख्य फोकस बन रहेगा f1, ये f2 रहेगा, यहाँ पर ये f1 रहेगा, ये 2f1 रहेगा, ये f2 रहेगा, ये 2f2 रहेगा। अगर मैं वस्तु को यहाँ रखता हूँ, यहाँ 2f1 पर, ये सेम टू सेम इस कंडीशन पर रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर एक प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी, कहाँ से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर चली आएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश के केंद्र से होकर जाएगी। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बिल्कुल 2f2 पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु के आकार का ही बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा बनेगा। ये वाले केस की बात कर रहे हैं, वो जहाँ काटा वहां सिरा, एडेस बीडेस। देखो अगर आपको इस केसेस याद है, आपने बना के देखा है, तो आपको ऐसा न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब बोल दिया आपसे v की वैल्यू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी होगी लेंस से, तो वस्तु की दूरी पूछी है यहाँ से यहाँ तक। जितना ये दूरी होगी 2f2 की, उतनी तो 2f1 की भी होगी। तो ये तो मौखिक क्वेश्चन था। 50 सेंटीमीटर आप बिल्कुल बोल सकते हो। माइनस में आएगा, लेकिन ये क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि लेंस की इस साइड है, इस साइड की सारी वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव। इस साइड की कैसे आती है? पॉजिटिव। तो ये बात याद रखिएगा आप, है ना। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम मौखिक ही बता सकते हैं। यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 50 सेंटीमीटर। माइनस का 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद बोला है लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। क्षमता, लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू 1/f। क्या हमें f पता है? अभी नहीं पता है। क्या हम f ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1/f इक्वल्स टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू फाइंड करना है हमको। लास्ट में ये ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें f की जरूरत पड़ रही है। तो f की वैल्यू फाइंड करते हैं। f की वैल्यू कितने निकालेंगे? 1/f इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है? माइनस, ये लिखा माइनस का 50 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f इक्वल्स टू 1/50 प्लस 1/50। 1/50 1/50 करेंगे तो कितना जाएगा? 2/50 हो जाएगा। आधार समान है ना, तो घात मतलब सॉरी आधार समान घाते नहीं, एलसीएम लोगे आप तो वो 50 आएगा, है ना। और ऊपर 2 जाएगा तो 2/50 हो जाएगा। 2 से काट दो, 25। बिल्कुल 25। तो फोकस 1/f आया ना। ये अपन को क्या चाहिए? f चाहिए, तो ये ऊपर चला जाएगा। f की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आई है, ध्यान रखना। हमको जो इसमें मीटर से, इसमें जो चाहिए पड़ता है फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f, इसमें f काय में चाहिए पड़ता है? मीटर में। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो पहले। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। काट दो। 0. नहीं 1/4। 0.25 ही आएगा। अच्छा पूरा काट दिया। 0.25। आप बिल्कुल उससे भी काट सकते हो। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 0 लगाया, 0.4 नहीं आएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4। हाँ लगाया, फिर आएगा 0.25। बिल्कुल सही, 0.25। हमें ज्ञात करने को क्या बोला है? लेंस की क्षमता ज्ञात करने को बोला है। 1/f कितना हो जाएगा? 0.25। अभी और माइनस करो, अब दशमलव हटाओ, ऊपर 2 0 बढ़ा दो, 2 0 4 आएगा। बिल्कुल 4 आएगा। 4 काय में आएगा? डी मतलब डाई आफ्टर। डाई आफ्टर। बिल्कुल सही। पी की वैल्यू काय में आएगी? डाई आफ्टर में आएगी।
बिल्कुल सही है। सरल था सवाल, कोई भी टफ नहीं था इसमें। नहीं। हाँ नहीं था। एक लेंस का सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो करिएगा। एक आखिरी का सवाल ले रहे हैं अपन। आखिरी में क्या है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दी हुई है 2 मीटर, क्षमता ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, अब भी हल करा। पावर ऑफ P लेंस इक्वल टू 1/f। 1/f। हाँ, F तो की एफ की वैल्यू वैल्यू दी हुई है 2 मीटर, 1/2। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। वापस बताओ। बिल्कुल सही, 0.5 आएगी। 0.5 डायप्टर, बिल्कुल सही है। देखा कितने सरल थे। अब आखिरी के बचे हुए हैं आपके अभ्यास वाले सवाल, जो कि अपन अब कल करेंगे। अगर नहीं हो सका तो रात आज शाम को अगर मैथ्स पढ़ने की इच्छा हुई तो करेंगे, नहीं तो साइंस ही पढ़ लेंगे अपन। तो साइंस का एक चैप्टर खत्म कर देंगे। मैथ्स, खैर मैथ्स भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आज आप तो हिंदी वगैरह देना। हिंदी बिल्कुल हफ्ते में हमेशा नहीं लगेगी।